बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द्रूशी पढ़ लें। चलिए, पास पेपर का एक क्वेश्चन था जी, स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 1 है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे थे जी, और इसकी हमने प्रोडक्ट ए को मैंने सारा सॉल्व किया था कल। प्रोडक्ट ए को सारा सॉल्व किया था। जैसा ये जो प्रोडक्ट ए को सॉल्व किया था जी, इस प्रोडक्ट ए में कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें कि सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। आप लोगों ने एक एक चीज़ पूछ पूछ के चलना है, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी उधर ही आप लोगों ने मुझे रोक देना कि सर ना 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 आगे जा सकते नहीं है, जब तक ये हमें पॉइंट समझ आता नहीं है। मैंने यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करवाना है जी, समझाना है आप, समझाना है आप। और अगर मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूँ और आपको समझ ही ना आए तो मेरे कोर्स कंप्लीट करवाने का कोई फ़ायदा है जी? कोई फ़ायदा ही नहीं है जी, कोई फ़ायदा ही नहीं है जी। और अगर बाप को बात समझ आ जाए, हाँ ये असल फ़ायदा, ये असल फ़ायदा, इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोर्स कंप्लीट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको लगे सर नहीं ये वाली बात समझ नहीं आई, मेरे दिमाग में वाली बात अभी आई नहीं है, मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं की, दोबारा मुझसे पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है जी, क्लियर है और समझ आ जाए, ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, ठीक है यार माशाल्लाह जल्दी समझ आ गई है जी। अच्छा जी, प्रोडक्ट ए के बारे में कोई मसला जी? चलें प्रोडक्ट बी करें जी। प्रोडक्ट बी आप लोगों ने घर से की है? प्रोडक्ट बी जी कर ली? वाह, मैं करवा दूं, मैं करवा दूं, मैं भी करवा दूं, चलिए मैं भी करवा देता हूं जी, मैं भी करवा दे। प्रोडक्ट बी पर आ जाए। सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग यूनिट्स कैसे आते हैं? ओपनिंग में परचेजेज ऐड करूंगा, सेल माइनस करूंगा तो क्लोजिंग आ जाएंगे। तो मुझे बताएं बी के ओपनिंग कितने हैं? 60 प्लस 780 माइनस 800। नजर आ रहे हैं जी नजरों में? ये नजर आ रहा है नजरों में? कैसे बच्चों? ये ओपनिंग कितने जी? 60, परचेजेस कितने की है? 780, 60 780 माइनस 800, यहाँ से क्लोजिंग आ जाएगा। डन जी, कोई मुश्किल? तो लिखवाएं फिर कितना आया? 60 प्लस 780 माइनस 800, आंसर इज, ओह वाह, इसकी भी 40 यूनिट है। डन जी, हमने वैल्यूएशन निकाली, तो वैल्यूएशन के लिए कौन सी दो चीज़ें चाहिए होती हैं? कॉस्ट पर यूनिट और एनआरवी पर यूनिट। आज हम पर यूनिट में क्यों गए? क्योंकि हमारे पास कॉस्ट की एक इन्फॉर्मेशन पर यूनिट में पड़ी हुई थी और एनआरवी की भी एक यूनिट पर यूनिट में पड़ी हुई थी, इसलिए दोनों को मुझे पर यूनिट पर लिख कर आया। और अगर टोटल में वो पड़ा होता तो कॉस्ट को भी टोटल में रखता और एनआरवी को भी टोटल में रखता मैं। बात समझ आ रही है जी? ओके, नाउ कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। कैसी आएगी? ओपनिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट प्लस नॉन रिफंडेबल प्लस ट्रांसपोर्टेशन। यस और नो? चलो अब ओपनिंग की यूनिट्स फाइंड कर लिया। ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 90,000 प्लस 1560 प्लस 150 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 780। यस और नो? चलो लिखवाओ ये सारा कुछ, फिर अब मुझे लिखवाओ पहला क्या था। मैं बार बार पीछे नहीं आ सकता ना, आप लोगों ने मुझे वैल्यूज लिखवानी है। 90,000 ये हो गया ओपनिंग। परचेज की कॉस्ट क्या है जी? 1560 और नॉन रिफंडेबल 150,000 और ट्रांसपोर्टेशन कितना था? 780 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा जी। डन, सारों का टोटल करें और आंसर बताएं जी। 1878,000। डन जी, सी हो गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। अगला कॉलम किसका जी? अगला कॉलम किसका जी? कॉस्ट पर यूनिट का। अच्छा जी, कॉस्ट पर यूनिट के लिए ये टोटल कॉस्ट आ गई और टोटल यूनिट्स ये वाले हैं जी, ओपनिंग प्लस परचेजेस, ये टोटल यूनिट्स हैं जी। यस और नो? तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं जरा, आंसर आ जाएगा 1878,000 डिवाइड बाय 60 प्लस 70 कर लें जरा, कितना बनता है 60 प्लस 70? 840। तो 840 को डिवाइड करेंगे, सो दैट्स आर कॉस्ट पर यूनिट। आंसर इज 1
2236 आ गया, ठीक है जी। ओके ओके, नेक्स्ट एनआरवी पर यूनिट। एनआरवी पर यूनिट में सबसे पहला कॉलम क्या है जी? सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का। प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस क्या है जी? फाइंड करें। 2080 डिवाइडेड बाय 150, आंसर इज, ओ सॉरी मैं कहाँ पहुंच गया था, नॉन फंड 800 30 2600। चलिए इसकी भी अभी फाइंड कर लें, बाद में फाइंड करनी पड़ेगी हमें ना। डी वाले की भी सेलिंग प्राइस फाइंड कर लें। हाउ मच? 3300। चले 2600 ही आ गया, तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 2600 और लेस कर देंगे क्या जी? सेलिंग कॉस्ट। लेस क्या कर देंगे जी? सेलिंग कॉस्ट। दैट वाज दी 150। सो एनआरवी क्या आ गया जी? जी बच्चों इसको इसमें से माइनस करें। 2450, 24 और 50 आ गया। यहाँ तो कोई मसला बच्चों? चलो ठीक है। इसमें कोई डैमेज है? कोई डैमेज नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 40 से ही होगी और 40 का एक ही रेट होगा। अब मुझे बताएं 2236 और 2450 इन दोनों में से कौन जीता? 2236 जीत गया। तो ठीक है, 2236 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया जी। मैं ज़्यादा बी में हूँ, मैं बी में हूँ। 898440 डन जी। मुश्किल नहीं, आसान था ये। अब चलते हैं जी सी की तरफ, ठीक है, और फिर डी आप खुद ही कर लेंगे, वो तो आसान है। डी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो सिंपल इज दैट है। डी वाले सी वाले पे कर लेते हैं, वैसे है तो खैर आसान, सी वाला भी है। चलें जी, यूनिट्स बताएं। ओपनिंग 40, परचेजेस 560, सेल 580 एंड द क्लोजिंग वन इज 20 आ गया। ओके, ओपनिंग के यूनिट्स, तो ओपनिंग की कॉस्ट 120,000 और परचेज कॉस्ट 18-20,000, नॉन रिफंडेबल 200,000 एंड द ट्रांसपोर्टेशन 560 टाइम्स 100 जो भी आता है। टोटल बता दें, टोटल कॉस्ट 2196,000। ओके, so that's a cost per unit formula, 2196,000 divided by this is the total units 600. So cost per unit will be the जी, cost per unit क्या आ गया जी? 3660. Okay, now the selling price. सेलिंग प्राइस आपको पता है टेबल वाली नहीं लेंगे, टेबल वाली नहीं लेंगे। टेबल में तो 4000 था, कल हमने पढ़ लिया था 4000 है, क्योंकि हमारा कंपैटिटर मैदान में आ गया और कंपैटिटर 3200 की चीज़ बेचेगा, तो हम 4000 की पहले बेचे करते। तो हमने क्या डिसाइड किया? नाउ वी विल सेल एट 3500, तो हम 3500 रुपये के ऊपर चीज़ बेचेंगे। तो बताएं 4000 सेलिंग प्राइस आएगी या 3500 आएगी? हाँ, ये 3500 क्यों चेंज हुई? हमारा कंपेटिटर मैदान में आया। अगर एक कंपेटिटर ना आता तो मैं 4000 की बेचता। बस ये वहाँ पर ये वाला पॉइंट था, बाकी तो आसान ही है। अब मुझे ये बताएं, इस सवाल में सिर्फ काम की एडजस्टमेंट प्रोडक्ट एक ही थी, जैसे शायद जिसने थोड़ा सा तंग किया होगा, बाकी कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। तो सोचो, क्वेश्चन को शायद देखने में क्वेश्चन मुश्किल लगे, लेकिन जब सॉल्व करने बैठे हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली भागता चला जाता है।
ये सारे सवालों के साथ ऐसा होगा। हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। और जी माइनस सेलिंग कॉस्ट 150, आंसर इज 3350। ओके, इन दोनों में से कौन जीत गया आज? मेरे ख्याल में 3350 जीत गया ना। और क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20 का, तो वैल्यूएशन होगी 20 टाइम्स 3350 एंड द आंसर इज 67,000। सो दिस इज आवर आंसर। डन जी, सवाल में कोई मसला? पक्की बात है, कोई चीज़ पूछने वाली हो? तो ये हमने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ये हमने चारों प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कैलकुलेट की। मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाया। एक 5 का सवाल करूँगा इसी तरह वाला, उसमें फॉर्मेट बदल दूंगा मैं, ठीक है? फिर आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है। तो जिस फॉर्मेट से आप कन्वीनियंट होंगे उस फॉर्मेट से आप लोगों ने फिर बाकी सारे सवाल कर लेने। हाँ हाँ, कर लो, इजाज़त है, बस मुझे यहाँ तक पहुँचना है। बेशक जैसे मर्जी करो, बेशक ये मैंने तो एक ही सफ़े पे चारों प्रोडक्ट को लेकर आए ना। आप एक सफ़े पे एक प्रोडक्ट को रखो, अगले में दूसरी को रखो, फिर तीसरी को रखो, फिर चौथे। आप प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेशन कर लो। वो जो मैं सेकंड फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं प्रोडक्ट वाइज सॉल्व करूँगा। खैर इसको भी मैंने प्रोडक्ट वाइज ही किया है, लेकिन सब कुछ मैंने ऊपर सेट किया हुआ था और हर एक उस प्रोडक्ट को उसके नीचे नीचे लिखता जा रहा था। प्रोडक्ट वाइज से क्या होगा, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को पकड़ूंगा और उसको सॉल्व करके जैसे मर्जी आंसर ये वाला मेरे पास आ जाएगा। वैसे इसका आंसर आता क्या टोटल? किसने कैलकुलेट किया जी? हाँ, करवा दो मुझे ज़रा टोटल। ऊपर वाले का आ जाएगा 15900 और नीचे वाले का आंसर क्या आएगा? 76620। और ग्रैंड टोटल क्या आ जाएगा जी? ग्रैंड टोटल 92520। ये प्लस माइनस कैलकुलेशन से करवा लीजिएगा यार। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 13, ये मैंने होमवर्क में दिया था कि नहीं दिया था? आप लोगों ने किया? यस और नो? ओके, कभी कभी मैंने चेक भी कर लेना। किस कौन से वाला? ये वाला। द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1500 पर ट्रिप है। एक ट्रिप के 1500 और देखने के हमने कितने ट्रिप लगाए हैं? 20 यूनिट ऑफ। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं ये पर ट्रिप के हिसाब से हम चार्ज करें। बच्चों किसके हिसाब से चार्ज करें जी? पर ट्रिप के हिसाब से चार्ज करें। और जितने हम ट्रिप्स लगाएंगे उतनी की चार्जेस होगी। 20 यूनिट ऑफ अल्फा, 2 यूनिट ऑफ गेमा और 15 यूनिट बीटा कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन ईच ट्रिप। यानी कि एक ट्रिप में अल्फा के कितने यूनिट लेके आऊँगा? 20 यूनिट। मान लो वो जो एक गाड़ी होगी उस गाड़ी में 20 डब्बे आ सकते हैं, 20 डब्बे। अब एक खरीदा कितना है अल्फा? 360। तो 360 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 20 से तो नंबर ऑफ ट्रिप नहीं आ जाएंगे? कितने आते हैं वैसे? 18। ओके, 18 ट्रिप लगेंगे अल्फा के और एक ट्रिप के पैसे 1500 हैं, तो 1800 मल्टीप्लाई 1500 करूंगा तो ट्रिप कॉस्ट आ जाएगी और ये कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। नहीं, अल्फा अल्फा का ट्रिप है ना, तो अल्फा की कॉस्ट में ऐड करूंगा ना। अल्फा के ट्रिप में बीटा की कॉस्ट ऐड करूंगा। अल्फा का चल भाग नालायक इंसान, दिस नॉट योर प्लेस। ठीक है नहीं, अल्फा की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अल्फा में ऐड करूंगा, बीटा की ट्रांसपोर्टेशन बीटा में, गैमा की गैमा में होगी। हाँ नहीं करना ही नहीं है। अपोर्शनमेंट तब करते हैं जब टोटल तीनों का खर्चा होता है। जैसे कि मैंने फ्रेट वाला सवाल करवाया था एग्जाम्पल। धन जी ये हो गया। अगर जिसका नहीं हुआ तो प्लीज़ ये करना है, ठीक है? ये आसान है। उसके बाद किड्स पार्टी वाला सवाल, ये भी होमवर्क में दिया था, नहीं किया ना? कर लेना है, ये कर लेना है। अगर इसमें कोई मसला है तो फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन समझा दूंगा। ये वाला ना लेजर कार्ड बनेगा इसका। अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक तो देखना किस में से बच रहा है, ओपनिंग में से बच रहा है या परचेज में बच रहा है। नॉर्मली परचेज में से बच रहा होगा, तो आपको छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक अल्फा के 20 है, वैल्यू कितनी 60, तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेट आ जाएगा। फिर 920 को 360 डिवाइड करेंगे तो उसका रेट आ जाएगा।
फिर देखेंगे 20 प्लस 360, 380, 380 में से 350 माइनस करें, क्या आंसर आया 30। ऑब्वियस बात है 30 फिर परचेज वाले रेट से पड़ा होगा, ये ज़बानी भी हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इन्वेंटरी लेजर कार्ड बन लें तो आपका यकीन बढ़ जाएगा, वरना देखिए मैंने ज़बानी कर लिया, मुझे पता चला 30 बच रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है 30 360 में से बचे होंगे, 20 सबसे पहले निकल गया होगा फाइफो में, तो 360 का रेट क्या बनता है 920,000 डिवाइड बाय 360, समझ आई? नहीं तो इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, सोल्यूशन में फाइफो से हुआ होगा। सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन की ज़्यारत कर लिए करें। ये देखें ये ऐसे हुआ होगा, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के लिए सारी ये कैलकुलेशन आई होगी, उसकी इनवाइस, एलसी चार्जेस, टैक्स ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग सारी की सारी, ठीक है। तो 360 को डिवाइड बाई 20 किया तो 18 ट्रिप लगे, 8 ट्रिप 1500 का था, ठीक है जी, क्लियर। और जब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बारी है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था 30, तो ऑब्वियस बात है 98 ये अल्फ़ा का चल रहा है ना, अल्फ़ा का चल रहा है ना, ये वाली कॉस्ट आ गई टोटल, ठीक है, और इसको इससे डिवाइड किया तो ये रेट आ गया, तो ये जो 30 होगा वो इस वाले रेट से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेट ये वाला, ये 3000 वाला, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 3000 का रेट आ गया, ठीक है, और 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 3000 करेंगे तो ये बन जाएगा 99,000। वो तो लोअर वाला ले लेंगे ना, तो 3000 ओपनिंग वाला है, और अच्छा मैं हमारी वैसे मेरी आज वैसे आती है ओपनिंग ऊपर होता है परचेज, मैं तो नहीं इसको देखा ही नहीं है, अच्छा ये उल्टा लिखा हुआ जरा क्लोज स्टॉक उसके ऊपर लिखा हुआ, अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं, ये वाला है, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि तो ओपनिंग ना हमने सिर्फ परचेज वाला रेट लेना डायरेक्ट, तो इसको परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो अगर अब ये डायरेक्ट ना भी बनाओ तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो तो समझ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, टाइम बच जाएगा, अगर आपको कंसेप्ट में ग्रिप है तो आप बाईपास कर सकते हो बहुत ज़्यादा स्टेप्स, ठीक है जी। चलिए चैप्टर नंबर 1 हमारी प्रैक्टिस तकरीबन कंप्लीट हो गई है, अभी इंशाल्लाह हम बस जनरल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो हम साथ साथ क्वेश्चन मैं करवाता जा रहा हूँ, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते जा रहा हूँ, वो आप लोगों ने कर लेने, वो आप लोग कर लेंगे। किड्स पार्टी वाला देखिएगा, अगर इसमें से कोई मसला आएगा तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, अभी कोई मसला तो भी पूछ सकते हैं। जो होमवर्क वाले क्वेश्चन होंगे उनका सोल्यूशन मैं डायरेक्ट सोल्यूशन उनसे आपसे डिस्कस कर लिया करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोगों ने मैक्सिमम 50, 60, 70 तक पहुँचाया होता है, तो जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी उसको भी मैं सोल्यूशन सही समझा दिया करूँगा ताकि आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। खुद से सॉल्व करूँगा तो प्रॉपर मुझे तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा लग जाया करेगा, और अगर हाँ किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो चल ही नहीं पा रहे, हाँ ठीक है, वो मैं सारा सॉल्व कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किधर है? हाँ जी, इन्वेंटरी लेजर कार्ड में सेल प्राइस का कोई काम ही नहीं होता है, वैसे है किधर है सेल प्राइस, ये वाली, हाँ ये सारी इग्नोर करेंगे, क्योंकि इन्वेंटरी लेजर कार्ड कॉस्ट के ऊपर बनता है, तो हमें सिर्फ कॉस्ट चाहिए, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो चीज़ें बेचने का खर्चा है, जबकि इन्वेंटरी लेजर कार्ड में देखते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस कॉस्ट का बच गया है, तो कॉस्ट के ऊपर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, सेलिंग प्राइस इग्नोर होता है, ठीक है जी। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे हम पास पेपर के थ्रू। जनरल एंट्रीज आ जाए अंडर परपेचुअल सिस्टम, तो रॉ मटेरियल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश गुड है फॉर ट्रेडिंग। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस की नॉर्मली एंट्रीज हमें नहीं आती हैं, ठीक है, तो और वैसे भी आपने फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग बिजनेस की एंट्रीज पड़ी ही होती हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एंट्रीज के ऊपर। ये ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग में पीआरसी में चैप्टर नंबर 7 में इसकी एंट्रीज पड़ी हुई हैं, डन जी, इसकी पड़ी हुई हैं और इसकी भी शायद पड़ी होंगी, ठीक है। अच्छा, इसकी तो खैर पड़ी है क्योंकि चैप्टर इन्वेंट्री का, और यहाँ पर एंट्रीज बड़ी आसान है, वहाँ यहाँ पर एंट्री बड़ी आसान है, सादी सी एंट्री। वैसे टोटल गिने कितनी एंट्रीज हैं कितनी है 6, 4 हैं, सिर्फ चार हैं। देखने में कितनी है देखने में कितनी है, याद करने में कितनी है, ओह सॉरी माजरत, दोबारा देखने में कितनी है, याद करने में 3, बस सिर्फ 3 याद करनी है आपने, ये 3 एंट्री याद करेंगे 6 एंट्री आपकी हो जाएंगी, 50% ऑफ, ठीक है जी, 50% ऑफ लग गया, 50% ऑफ लिख देता हूँ यहाँ पे,
50% ऑफ, यानी कि आप 3 एंट्री याद करेंगे, बदले में 6 एंट्री हो जाएंगे। ठीक है जी, आइए ज़रा पहली वाली एंट्री, मटेरियल परचेज करेंगे तो मटेरियल हमारे पास आ रहा है, मटेरियल एक एसेट है, एसेट आ रहा है तो एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, और अगर उधार पे तो पेबल क्रेडिट। कोई मसला? ये पहली वाली, बस ये एंट्री याद करनी है। और अगर रिटर्न कर दें तो ऊपर वाले को रिवर्स मार देंगे। लो जी, ये तो याद होगी, ग्रेवी में मुफ्त में याद होगी। डन जी। तो हमने सिर्फ एक वाली एंट्री ये वाली याद की, मटेरियल को खरीदना, वापस करेंगे तो उसको रिवर्स कर देंगे। ओके, 2 एंट्रीज होगी हमारी। ओके, व्हेन मटेरियल इज इशू टू प्रोडक्शन, जब मटेरियल प्रोडक्शन में जाएगा तो मटेरियल हमारे यहाँ से कम हो जाएगा। मटेरियल का कम होना, एसेट का कम होना क्रेडिट, एसेट का कम होना क्रेडिट। अगर वो मटेरियल डायरेक्ट है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा बनेगा, और अगर तो वो मटेरियल इनडायरेक्ट है तो फिर वो वर्क इन प्रोसेस का यानी कि प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बन रहा, वो इनडायरेक्ट। आपको पता है इनडायरेक्ट सारा एफओएच होता है, एफओएच सारा इनडायरेक्ट होता है, चैप्टर नंबर 0 में पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो। तो डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोसेस में, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर एक्चुअल काम होगा। अगर शर्ट बना रहे हैं तो कपड़े के ऊपर कटिंग शटिंग होगी, कपड़े के ऊपर स्टिचिंग होगी, तो कपड़ा वर्क इन प्रोसेस में जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है, कोई धागा शागा हो गया, कोई बटन शटन हो गए, और इसके अलावा कोई ऑयल शेल हो गया मशीन के लिए, तो वो एफओएच में जाएगा। एनी मसला? तो मटेरियल का जाना क्रेडिट। अब देखिए मटेरियल कहाँ गया, अगर तो मटेरियल डायरेक्ट हुआ तो वर्क इन प्रोसेस के कमरे में जाएगा, और अगर तो मटेरियल इनडायरेक्ट होगा तो फिर एफओएच में जाएगा। एनी मसला? और अगर प्रोडक्शन वाले ने कहा यार जितना आपने मटेरियल दिया था ना वो बच गया, भाई वापस ले लो, भाई वापस ले लो, तो भाई ठीक है, ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर दूंगा फिर। ठीक है जी। तो दूसरी एंट्री हमने कौन सी याद की? तीसरी वाली, चौथी को रिवर्स मार दिया हमने। कोई मसला जी? जी दोनों ही होते तो जी, दोनों को डेबिट करेंगे ना, दोनों को हम डेबिट करेंगे। ठीक है जी। जब रॉ मटेरियल इशू करेंगे, ये मटेरियल एक जगह से जाकर कहीं ना कहीं तो गया होगा, ये मटेरियल जहां जाएगा उसको बढ़ा देगा ना, उसको बढ़ा देगा। नहीं समझ आई? मिसाल के तौर पर आपकी जेब में इधर 500 पड़े हुए हैं और इधर 200 रुपये पड़े हुए हैं, आपने 200 को लेफ्ट वाली पॉकेट से उठाकर राइट वाली पॉकेट में डाल दिया, तो 200 एक जगह से कम हुआ, वो जहां जाएगा उसको बढ़ा देगा ना फिर। तो देखिए मटेरियल यहां से हमारे स्टोर से कम हुआ, जहां जाएगा वहां बढ़ा देगा उस चीज को। क्या ख्याल है? क्लियर हो गया? यानी कि वर्क इन प्रोसेस को बढ़ा देगा, एफर्ट को बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ से चलेगा यहाँ से कम हो गया जी। नहीं समझ आई बात? चलो, आना जाना ना, जहाँ से जाएंगे वह कम कर देंगे, जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से कम हो जाएंगे, फिर जहाँ जाएंगे वो बढ़ जाएगा फिर। ओके, और अगर रिवर्स मार देंगे तो ऊपर वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अगर रिटर्न कर देंगे। ओके, 3 हो गई, 2 हो गई, सॉरी 2 हो गई। आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। अगर रॉ मटेरियल इन्वेंटरी ज़ाया हो जाए, उसका कोई नुकसान हो जाए, अगर तो नॉर्मल नुकसान है, हमने कहा हाँ नॉर्मली ऐसा होता ही है, 5% हमेशा हमारा मटेरियल ज़ाया होता ही है प्रोडक्शन प्रोसेस में। अगर तो नॉर्मल एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है? नॉर्मल एक्टिविटी है, तो फिर उसको हम एफओएच का हिस्सा बना देंगे। किसका हिस्सा बना देंगे? एफओएच का हिस्सा बना देंगे। डन। और अगर वो नॉर्मल नहीं है, अगर वो एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको डायरेक्ट लॉस रिकॉर्ड कर देंगे, डायरेक्ट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। डन। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या कर देंगे? उसको एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। नॉर्मल हुआ तो हमने कहा हमेशा ऐसा होता ही है, तो उसको एफओएच में ले जाएंगे। डन जी, क्लियर? अच्छा, और मटेरियल लॉस के केस में मटेरियल चला जाता है तो मटेरियल क्रेडिट हो गया, अगर नॉर्मल है तो एफओएच में जाएगा, एबनॉर्मल है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। याद हो कोई मसला? अच्छा, पॉइंट नंबर, एंट्री नंबर 5 ये हमारे पास होगी। एंट्री नंबर 6, एनआरवी रिटर्न डाउन। एनआरवी रिटर्न डाउन का मतलब क्या? मिसाल के तौर पर मेरे पास जो इन्वेंट्री है वो उसकी कॉस्ट है 2000, क्या जी? 2000, पर हमने अंदाज़ा लगाया कि यार ये जो 2000 में अपनी इन्वेंट्री जो है एसओएफपी में लिखने लगा हूँ, क्या सुबह उठ के ये 2000 की मार्केट में बेच दूंगा? तो मैंने मार्केट के हालात पता किए तो पता चला ना, मार्केट के हालात ऐसे नहीं है कि 2000 की बिक पाए। तो मार्केट में भी जब मैंने इसकी एनआरवी का पता कराया तो पता चला मार्केट में तो सिर्फ 1800 का बिक पाएगा। अब मुझे ये बताएं
कि एक चीज जो मार्केट में 1800 की सेल होगी, मैं अपनी किताबों में 2000 कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ? इसका मतलब ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट हो रही है। ठीक है जी, तो प्रूडेंस इसकी इजाजत नहीं देखा। एसेट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड ओवरस्टेटेड, एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, एसेट को आप ओवरस्टेट कर सकते नहीं है। तो प्रूडेंस कंसेप्ट की मेन प्रॉपर्टी है जी। तो मुझे बताएं, मैं अब एसेट को किस पे रिकॉर्ड करूंगा? और इन्वेंट्री वैल्यूएशन अभी पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। आपने किताबों में 1800 के ऊपर एनआरवी रिकॉर्ड की होगी, इसका मतलब कह सकता हूं 2000 वाली चीज जब मेरी 1800 में बिकेगी तो 200 का मेरा एनआरवी लॉस होगा, लॉस होगा। तो लॉस की तो अभी हम ऊपर एंट्री पढ़ कर आए हैं। अगर तो नॉर्मल है तो एफओएच में जाएगा, अगर एबनॉर्मल है तो प्रॉफिट लॉस में चल जाएगा। डन जी, क्लियर? ठीक है, यहाँ तो कोई मसला। हमें मेन एंट्रीज इसी के ऊपर फोकस करनी है, फिनिश गुड वाली एंट्रीज हमारे पास नॉर्मली नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात नज़र मार लेते हैं ज़रा, ठीक है जी। अच्छा, जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसके बाद फिनिश गुड होगी, तो जब आप फिनिश गुड परचेज करेंगे तो फिनिश गुड डेबिट और कैश और अकाउंट पेबल क्रेडिट। रिटर्न के केस पे ऊपर वाली एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। आगे चलें, यहाँ पे मटेरियल प्रोडक्शन में इशूड होता है और फिर चीज़ें बन जाती हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस में हमने चीज़ें खरीद कर बेचना होता है, तो हम यहाँ पे इशू टू, यू कैन से इशू टू कस्टमर। तो इशू टू कस्टमर तो सेल होता है ना, तो सेल, तो यहाँ पे हम सेल रिकॉर्ड करेंगे। जब हम सेल वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट या कैश डेबिट सेल क्रेडिट होता है। ये तो अपने अकाउंटिंग में एंट्री से खेलते रहे हैं। और क्योंकि सेल की वजह से हमारी इन्वेंट्री भी चले गई, तो जब इन्वेंट्री चले गई तो इन्वेंट्री कम और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई। यस और नो? इन्वेंट्री कम हुई और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, इसमें कोई मसला अगर है तो मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि ये इन्वेंट्री चले गई, जो जाएगा क्रेडिट होगा। हाँ हाँ जी, वर्क इन प्रोसेस, ये मटेरियल जो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा ना। डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। तो जब मैं ऐसे करके वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाऊंगा, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में यहाँ से ये सीन चल रहा होगा, इसका सीन ये चलेगा। ये आगे इंशाल्लाह टी अकाउंट में बनाऊंगा आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना इसकी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये असल में सीन ये चलता है, यहाँ पे हमने बनाया रॉ मटेरियल अकाउंट, यहाँ पे बनाया वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। तो जो डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ से जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोसेस में जाएगा। तो एंट्री मारो क्या बनी, ये देखें, रॉ मटेरियल क्रेडिट, डायरेक्ट मटेरियल डेबिट। इसकी एंट्री देखें, रॉ मटेरियल क्रेडिट, डायरेक्ट मटेरियल डेबिट। और यहाँ पे देखें वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। ये ऐसे यहाँ से निकल के इधर ही आएगा। तो ऑब्वियस बात है वर्क इन प्रोसेस क्या करेगा? डेबिट कर रहा है। डन जी। और जब ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो एक हम एंट्री करेंगे सेल के केस में, एक सेल वैल्यू के ऊपर एंट्री करेंगे और एक कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर एंट्री करेंगे। डन जी। ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट वाली बात समझ लगती है? ओके। जब सेल रिटर्न करेंगे तो ऊपर वाले को रिवर्स मार देंगे, सिंपल इज दैट। एनी मसला? अच्छा, और अगर लॉस हो जाए या एनआरवी हो जाए, अगर लॉस हो जाए तो एनआरवी सेम एंट्री है। जब लॉस हो जाएगा तो फिनिश गुड का नुकसान हुआ, फिनिश गुड कम हो गई तो फिनिश गुड तो हो गई क्रेडिट। अगर नॉर्मली ये ज़ाया होती हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर देंगे, जैसे कि वहाँ पे एफओएच को चार्ज करते थे। और अगर एबनॉर्मल है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस को, उधर भी प्रॉफिट एंड लॉस को। तो देखें, अगर लॉस वाली और एनआरवी वाली एंट्री देखें दोनों सेम है, क्योंकि एफओएच में कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आता, सीओजीएम आता है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल बाद में आता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में एफओएच आता है, तो आपके ट्रेडिंग में डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल आता है। बाकी एंट्रीज देख लो सेम ही है। और समझाऊं थोड़ा सा? किसी एंट्री को देख लो ज़रा, एक बार नज़र मार लें ज़रा, और अगर लगता है कि सर इसके ऊपर थोड़ी सी और बात कर लें तो मैं और कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। एक बार ज़ियारत कर लें ज़रा इसकी।
ये वाली से रिटर्न की सेकंड वाली एंट्री, अच्छा सेकंड वाली एंट्री इस वाले का रिवर्स है। जब इन्वेंट्री गई थी तो इन्वेंट्री क्रेडिट, जब इन्वेंट्री हमारे पास वापस आ गई तो इन्वेंट्री डेबिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाएगी। इस वाली एंट्री का जानना जरूरी है, ये वाली तो उसका रिवर्स आएगी। इसमें देखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कैसे होता है, फिनिश गुड क्रेडिट कैसे होता है। क्या अगर ये समझ लग जाती है तो फिर इसकी मेरा नहीं ख्याल कोई टेंशन है। ये समझ लगती है, पक्की बात है। अच्छा, समटाइम ना स्टूडेंट समटाइम ये कहते हैं, स्टूडेंट समटाइम ये तो यार उस्ताद ने हमसे ना सवाल पूछ लिया और तो और मैं कह भी रहता छाप को समझ लग गया। अब बंदा सोचता यार समझ तो लगी नहीं है पर ना कहना बड़ी बेइज्जती है। ठीक है जी, तो ये सोचना नहीं है, ये सोचना नहीं है। नहीं समझ आए सर, नहीं समझ आए, कोई मसला नहीं है। ओके, समझ आ गई तो ठीक है। अब बताएं समझ आई कि नहीं आई? फिर ठीक है, डन जी। चैप्टर 1 डन जी, चैप्टर 1 कंप्लीट माशाल्लाह। ठीक है जी, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अब सारे के सारे पास पेपर हम इन्हीं कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर करेंगे। कुछ पास पेपर ऐसे होंगे जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट के नहीं होते, उनकी दुनिया ही अलग होती है। वो वाले कॉन्सेप्ट फिर हम उसी क्वेश्चन में ही जाके सीखेंगे और वो जितने भी सवाल हुआ करेंगे अजीबो गरीब वाले, वो सारे मेरे हिस्से में आएंगे। ठीक है, जब मैं वो आपको सवाल सिखा दूंगा फिर आपने उन सवाल का मैकेनिज्म सीख लेना है। फिर अब जब उस तरह का आपको आए तो आप लोगों ने सवाल कर लेना है। डन। और सीए में आपको पता है अनसीन क्वेश्चन आने हैं। हो सकता है हमने कॉन्सेप्ट सीखा हो तो हमारे कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस पर क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट पढ़कर उस रिक्वायरमेंट तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जैसे मर्जी पहुंचे आप लोग, प्लस माइनस करें, देखें प्लस माइनस करें, डिवाइड करें, चीज़ों को साथ मिलाएं, इसको इग्नोर करें, इसने ऐड होना है, सारे कॉन्सेप्ट लगाएं, आप सही तक पहुंच जाएंगे। आप आराम सुकून से उस सवाल तक 70-80% तक पहुंच जाएंगे आप लोग। बात समझ आ रही है? और वो जो सवाल जो अजीबो गरीब होगा, जो आप 60-70 तक पहुंचेंगे, बच्चे 20-30 तक पहुंचे होंगे, हाँ वो बच्चा 60-70 पहुंचेगा जो पढ़ कर गया होगा, जो कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। सवाल समझिएगा, बात समझिएगा। जो सवाल मुश्किल है, आप ये ना समझिए ये सवाल मुश्किल है, वहाँ पे जो 5000 बच्चा पेपर देने हैं उन सब के लिए वो सवाल मुश्किल है। उनमें से कोई बच्चा भी 50% नहीं क्रॉस कर पाएगा, ये एग्जामिनर को पता होगा। तो अगर आपने एफर्ट करके 50-55 तक पहुंच गए तो एग्जामिनर आपके एफर्ट को बड़ी नॉलेज करेगा, यार बच्चे तो 20% तक नहीं पहुंचे हैं और बच्चों ने तो इस सवाल को देखकर छोड़ ही दिया था, इस बच्चे ने माशाल्लाह फिर भी एफर्ट किया। ठीक है जी, पास पेपर पे आ जाइए। अब पास पेपर पे आ जाए। पास पेपर्स और ये चैप्टर 1 तो आपको मिल गया था ना। पास पेपर इसके आज मिल जाएंगे पास पेपर आपको। फिर पास पेपर आपको सारी बुक दे दूंगा और फिर आप वो प्रिंट फॉर्म में होगी, फिर आप ले लीजिएगा वो। ठीक है जी, पास पेपर में आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, स्प्रिंग 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस करते हैं जी। इसके 4 पार्ट है। कितने? 4 पार्ट है। 2 मैं करूँगा, 2 आप लोग घर में करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी आप सवाल करेंगे।
तो आपको पता है इस टाइम में हमारे पास थोड़ा टाइम थोड़ा कम है, तकरीबन 15 दिन हमारे पास शॉर्ट पड़ेंगे, तो आपने साथ साथ काम करते रहना है, ठीक है। तो पहले जो आपको महीने का रिवीजन टाइम मिल देगा, आप शायद महीने का ना मिले, 15 से या 20 दिन का रिवीजन टाइम मिले आपको। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, चीज़ों को पेंडिंग नहीं करना, ये नहीं करना अच्छा कंप्लीट हो गया सिलेबस फिर इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, ना ना ना, अपने साथ साथ फटकाते रहना है, साथ साथ करते रहेंगे, एंड में कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास नया, फिर अपने पीछे से रिवाइज करना होगा। आपको पता है रिवीजन करना बड़ा आसान होता है, मज़ा आता है उसमें, चाहे भी आंदा है भी आंदा है भी आंदा है, और जब नया सवाल करने बैठे हैं तो बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है, ठीक है जी। इसे बच्चों साथ साथ करते रहिएगा। सवाल पढ़ते जी, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट बनाता है जी, और ये हमारे पास ईयर एंड का डेटा है जी, दिसंबर 19 का। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें डायरेक्शन देगी कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और क्वेश्चन एक्चुअली टॉपिक किसका है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है। खैर अभी तो हमें यहाँ पे टेंशन ये पता है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं और सवाल भी उसी का ही होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब मॉक शॉक होंगे तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सवाल किस टॉपिक से आया, किस चैप्टर से आया। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ें कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को कंप्यूट मीन कैलकुलेट करें, दैट शुड बी रिपोर्टेड इन अ बैलेंस शीट एट दिसंबर 19, यानी कि अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हमें बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करनी है, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, हालांकि उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करनी है। आपको पता है अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब जिस बच्चे को ये वाली बात समझ नहीं आई तो मुझे लगता है वो बेचारा क्या करेगा, उसी कॉस्ट कॉस्ट करके आ जाएगा, तो 15 में से उसको 6 नंबर भी नहीं मिलने। तो कॉस्ट और एनआरवी लोअर को रिकॉर्ड करके आने, तो सबसे पहले तो आपके दिमागों में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो मेरे पास अगर 4 प्रोडक्ट हैं तो 4 प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, चारों की एनआरवी आएगी, 1 बाय 1 क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा और इनकी वैल्यूएशन कर दूंगा। डन जी। प्रोडक्ट ए की जो वैल्यूएशन हो रही है ना, प्रोडक्ट ए की जो वैल्यूएशन हो रही है वो वेटेड एवरेज पर हो रही है, ऐसी है। बी की भी वेटेड एवरेज पर है, और जो सी की वैल्यूएशन हो रही है और डी की वैल्यूएशन हो रही है वो FIFO पर हो रही है, ऐसी है। अगर इन दोनों में से एक मैं कर दूं, बल्कि एक वेटेड वाला मैं कर देता हूँ, एक वेटेड वाला आप कर ले, एक FIFO वाला मैं कर लेता हूँ, एक FIFO वाला आप कर ले, और इस बार हम स्टाइल बदल लेते हैं अपना। क्या यही सवाल अभी हम पीछे नहीं करके आए, यही सवाल नहीं करके 4 प्रोडक्ट थी और हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से गए थे। अब मैं आपको प्रोडक्ट वाइज चलना सिखाता हूँ कि अगर प्रोडक्ट वाइज हम कैलकुलेट करें तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका सोल्यूशन प्रोडक्ट वाइज भी अवेलेबल है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी मैंने अवेलेबल किया हुआ है, ठीक है जी। चलें जी, और वैसे इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इस फॉर्मेट में पड़ा हुआ भी है मेरे पास, ठहरे हैं, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास नहीं होगा, ताकि आपको ज़ियारत हो जाए और फिर जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। हाँ, ये प्रोडक्ट वाइज सोल्यूशन बनाया हुआ है, चेक करें। ये प्रोडक्ट ए है जी, ये प्रोडक्ट ए आ गई, और ये अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई, और अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले ये कॉस्ट पर यूनिट की इंफॉर्मेशन आ गई, फिर ये एनआरवी की इंफॉर्मेशन आ गई, फिर इन दोनों में से हमने लोअर ऑफ के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। फिर इस तरह प्रोडक्ट बी आया, उसकी कॉस्ट पर यूनिट और एनआरवी पर यूनिट, और फिर उसके ऊपर हमने ये वाला फैसला कर लिया। इसी तरह प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। हाँ, ये है प्रोडक्ट वाइज स्टाइल। अब आप लोग मशवरा दे दें कि प्रोडक्ट वाइज स्टाइल इसी स्टाइल से कर लें, इसी स्टाइल से कर लें, या आप कहें सर ये वाला स्टाइल तो सवाल में आंसर में नज़र ही आ रहा है, तो इसको हम पुराने वाले तरीके से कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक सवाल के डिफरेंट वैरायटी आ जाए, डिफरेंट स्टाइल आ जाए। क्या करना चाहेंगे? पहले मैंने जो कहा वो समझ आई, मैंने कहा क्या है? हाँ, इस सवाल को हम 2 फॉर्मेट से कर सकते हैं। पहला वाला फॉर्मेट जो हमने पिछले सवाल में किया था हॉरिजॉन्टल वाला, दूसरा फॉर्मेट प्रोडक्ट वाला। अगर मैं इस सवाल को प्रोडक्ट वाले तरीके से करवाऊं तो आप कहेंगे सर वो तो ऑलरेडी सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, आप इस वाले सोल्यूशन वाले तरीके को दोबारा ही करवाएंगे, वो तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ऐसा करें हम एक डिफरेंट तरीका करवा दें जिस तरीके से हमने पहले वाला सवाल किया था, ताकि पहले वाला तरीका भी पता चल जाए, वो भी हर सवाल में अप्लाई होता है, और अगर हम कुछ नया करना चाहें तो नया भी हो सकता है। अब बताएं कैसे करना है? पहले वाले से करवा दूं, पक्की बात है, सारे ये कह रहे हैं।
चलो पहले वाले से कर लेते हैं, दूसरे वाले से क्यों ना करें? हाँ सर वो तो सोल्यूशन पहले ही गिवन है, उसको करने का फायदा कोई नहीं है, वो तो वहां से भी देख सकते हैं। चलो जी आ जाए। तो इनमें से मेरे हिस्से में कौन आएगा? मेरे हिस्से में आएगा ए और मेरे हिस्से में आएगा सी, बी और डी आपके हिस्से में आएगा। डन, ठीक है जी, क्लियर। अगर आप लोग मेरा हिस्सा लेना चाहें तो मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। अगर आप शेयरिंग इज केयरिंग करना चाहें तो सर हम सारा ही कर लेंगे। नहीं नहीं, नो शेयरिंग इज केयरिंग। ओके ओके, अपना अपना हिस्सा जी। चलो जी अपना अपना हिस्सा जी, मेरा हिस्सा भी तुम्हें दे देते हैं। हाँ तो मेरा हिस्सा मुझे कब तक देगा तुम? ठीक है जी, तुझे अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा, वरना आएगा तुझे वापस बुलाता रहेगा। और जब तूने अपना बोझ उठाना सीख लिया कहेगा हाँ वेल एंड गुड, नाउ यू कैन मूव ऑन, अब तुम अगले पेपर पढ़ सकते हो, अब तुम इस काबिल हो गए हो। तो अपना बोझ खुद उठाना, खुद उठाना, हाँ खुद उठाना। मैं समझा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपका हाथ पकड़ कर आपसे सवाल हल नहीं करवा सकता। ठीक है जी। अच्छा जी, आपको फेसबुक देखने से मैं रोक नहीं सकता, यूट्यूब देखने से रोक नहीं सकता, ड्रामे मूवीज़ देखने से रोक नहीं सकता, टाइम बर्बाद करने से मैं रोक नहीं सकता। वो आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। चलें जी आ जाए ज़रा, ठीक है वैल्यूएशन करनी है जी, वैल्यूएशन करनी है जी, आ जाए ज़रा। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या था, प्रोडक्ट आ जाती है हमारे पास। मेरे पास मेथड भी है, वैसे ये हेडिंग नहीं लिखनी, मैं बरकत के तौर पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेथड मेरे पास 5 और F को है ना, तो ज़रा मैं मेथड की भी हेडिंग बना लेता हूँ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी इतनी औकात नहीं कि इसको लिखा जाए। इसको थोड़ा प्रोटोकॉल, प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट के बाद बच्चों हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग यूनिट्स की हमारे पास हेडिंग आ जाएगी, और क्लोजिंग यूनिट्स के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? हाँ क्लोजिंग यूनिट्स के बाद टोटल कॉस्ट। अब हम टोटल कॉस्ट के ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कॉस्ट पर यूनिट पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट पर भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद क्लोजिंग यूनिट्स के बाद हमारे पास क्या आ गया जी? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कॉलम बना लिया कॉस्ट पर यूनिट का। अच्छा मैं टोटल कॉस्ट का नहीं बना रहा, मैं टोटल कॉस्ट और डिवाइड बाय इकट्ठा बना दूंगा ताकि टाइम बच जाए। कॉस्ट पर यूनिट आ गया, और कॉस्ट पर यूनिट के बाद अगला अगला कौन होता है? एनआरवी पर यूनिट। एनआरवी पर यूनिट आता है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा एनआरवी पर यूनिट। अच्छा इसमें एक थोड़ा सा जो मुझे मसला ये लग रहा है, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इतना लेंथी आप हॉरिजॉन्टल सफ़ा चलाएंगे तो काम चलेगा आपका, वर्टिकल सफ़े तो ही नहीं चल रहा काम। उसमें आपको प्रोडक्ट वाइज फॉर्मेट जो है वो मैनेज कर देगा, या आपको छोटा छोटा सा लिखना पड़ेगा आपको, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा घर में बैठ के। क्या ये सारा आप वर्टिकल वाले सफ़े पे, ये आपको सफ़ा हॉरिजॉन्टल चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब स्कैन होगा, स्कैन तो सीधा होगा, फिर उसको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा लैंडस्केप। कॉस्ट पर यूनिट, और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। डन जी, चलें जी, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाए, सबसे पहले वाला हमें आपको पता है कि क्लोजिंग यूनिट्स कैलकुलेट करने थे। क्या कैलकुलेट करने थे? क्लोजिंग यूनिट। अब सवाल पढ़ते हैं ज़रा। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है जी, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स में जी। अब ओपनिंग जो यूनिट्स है ना, उसकी भी कॉस्ट और एनआरवी दी हुई है। उसकी कॉस्ट और एनआरवी क्यों दी हुई है? क्योंकि अब इसमें से भी हम लोअर ऑफ सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी हम लोअर ऑफ सिलेक्ट करेंगे। यूनिट्स इन प्रोडक्शन, ओपनिंग आ गया, यूनिट प्रोड्यूस आ गया, यस और नो, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस भी आ गया,
वेरिएबल सेलिंग आ गया। ये जो वेरिएबल सेलिंग है कहाँ जाएगा जी? वेरिएबल सेलिंग कहाँ जाएगा जी? वेरिएबल सेलिंग कहाँ जाएगा? वेरिएबल सेलिंग, ये वेरिएबल सेलिंग कहाँ पे लिखूंगा मैं? हाँ, ये एनआरवी का हिस्सा है। सेलिंग है ना, वेरिएबल सेलिंग है, बेचने का खर्चा। ये एनआरवी, भाई तुम एनआरवी में जाओगे, तुम्हारा ताल्लुक एनआरवी से। क्लोजिंग यूनिट, ओ बने बनाए नहीं आ गया आज तो, याशी हो गई, बने बनाए आ गए, कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा हमें यहाँ पे तो ये हमारे पास क्लोजिंग यूनिट्स आ गए। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, अगर मार्केट से एक यूनिट खरीदूं मार्केट से तो 10.5 का खरीदूंगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हमने कहा तुम तो एनआरवी में जाओगे, डैमेज यूनिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, लो जी कहानी में ट्विस्ट आ गया, डैमेज यूनिट भी आ गए। 300 डैमेज गुड है, इसका मतलब 5000 जो क्लोजिंग बचा वो 5 का 5 क्लोजिंग नहीं बचा, उसमें से 300 डैमेज पड़े हुए हैं, तो गुड्स कितने होंगे? 4700। ये थोड़ी सी कहानी पे समझ लगी। लो जी एक और कहानी में, यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट, डैमेज यूनिट को सही करने का खर्चा आएगा। इसका मतलब ये तो एनआरवी में जाएगा, लेकिन डैमेज की, नॉर्मल की नहीं, डैमेज की एनआरवी में जाएगा। और लास्ट में, द कंपनी एस्टिमेट दैट इन जनवरी 2010 सेलिंग एक्सपेंस वुड बी इंक्रीज बाय 10%। कहता है कंपनी ने ये एक्सपेक्ट किया कि जनवरी 2010 में जो सेलिंग एक्सपेंस होगा वो 10% जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे ये सोच के बताएं, हमारा तो ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2009 को, तो ये लग नहीं रहा ये तो जनवरी 2010 है। क्या ये वाली एडजस्टमेंट, सबसे पहले ये बताएं, अगर ये एडजस्टमेंट करनी हो तो कॉस्ट में करूंगा या एनआरवी में करूंगा? ऐसे पता चला, सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंस से पता चला। चलो शुक्र है, इतना तो आप लोगों ने जज कर लिया कि सेलिंग एक्सपेंस है, ये तो एनआरवी में जाएगा, यानी कि एनआरवी का मसला आया। अगला सवाल, ठीक है यार एनआरवी का मसला तो आ गया, लेकिन हम तो 31 दिसंबर 9 तक ब्रेक लगाएंगे, और ये तो 2010 की सेलिंग एक्सपेंस कह रहा है कि 2010 में बढ़ जाएगा। तो अब बताएं कि हम इसके एडजस्टमेंट 31 दिसंबर 2009 को बैठ के करेंगे या नहीं करेंगे? ये फैसला लेना पड़ेगा आपको एग्जाम में खुद। अगर हमने ये ना पढ़ा होता तो फिर आप लोग क्या फैसला करते? अपना अपना मशवरा दें सर, करेंगे ओके, इग्नोर करेंगे, ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा, चुप रहकर काम नहीं चलेगा। जी जी, हिम्मत करें, या तो इग्नोर करेंगे या तो माइनस करेंगे, दो ऑप्शन है जी। नहीं 1 बाय 1 पूछेंगे इंशाल्लाह, हाँ 1 बाय 1 पूछेंगे जी, माइनस करेंगे ओके जी। लास्ट वाली में से स्टार्ट करते हैं जी, मिस इग्नोर करेंगे जी, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है, यानी कि ये 9 है, वो 2010 की बात हो रही है, हमारे काउंटिंग पीरियड से बाद की बात, ठीक है जी, माइनस करेंगे जी, इग्नोर करेंगे, इसको माइनस करेंगे जी, इसका माइनस करेंगे। ये वही वाला पॉइंट था जो मैंने कहा था एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, ये एस्टिमेट है, अंदाज़ा है। मिसाल के तौर पर आज 31 दिसंबर रात के 12 बज गए, सुबह तो 1 जनवरी 10 आ जाएगा ना आज, इसका मतलब आज अगर मैं इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा तो मैं अपनी कॉस्ट को ज़्यादा लिख के बैठाऊंगा, क्योंकि सुबह ये बेच ही नहीं पाऊंगा इस कॉस्ट के ऊपर। तो जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे पता चल जाएगा सेलिंग एक्सपेंस 10% बढ़ जाएगा, तो उसको मैं आज इनकॉर्पोरेट करूंगा एनआरवी में, क्योंकि एनआरवी इटसेल्फ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, वो आज की प्राइस थोड़ी है, वो तो कल की प्राइस है। एनआरवी क्या चीज़ है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड मीन फ्यूचर की प्राइस है, तो ये भी फ्यूचर की बात हो रही, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। हाँ, तो बच्चों ने देखा 10, ये देखा 9, और इसका हमारे काउंटिंग पीरियड में नहीं है, और इसको इग्नोर कर दिया, कर दे इग्नोर, कोई मसला नहीं है, 1 नंबर कम हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? 1 नंबर की कोई टेंशन नहीं है, 15 में से 14 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आइए? ये वाला परेशान कर रहा है, गोली मारे, समझो है ही नहीं है, बाकी कर लो यार, पर 14 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 करें, देखिए कितने परसेंटेज बनती है, 95 के करीब बन जाएगी शायद, 92 तो बन ही जाएगी शायद,
93, लो जी 93% आपने नंबर ले लिया, और क्या चाहिए आपको? बात समझ आ रही है? इससे हम क्या सीख रहे हैं? अगर मुश्किल पॉइंट को इग्नोर भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, बजाय इसके इस अकेले पॉइंट को आप सोचने में 5 मिनट लगाते हैं, वो बहुत फर्क पड़ता है। डन जी? तो जो आसान होता है वो कर लो, जो मुश्किल होता है छोड़ दो, पेपर पास। पेपर पास आसान सन कर लो, मुश्किल मुश्किल छोड़ दो, पेपर पास हो जाएगा। और माशाल्लाह आप इतना पढ़कर गए होंगे क्योंकि आप लोग ने पूरा चैप्टर पढ़ा, मैं आपको मैक्सिमम पास पेपर प्रैक्टिस करवाऊंगा। इतना कुछ पढ़ने के बाद जब इन्वेंटरी का सवाल आएगा, सारा आप हंसते खेलते 60, 70, 80 तक पहुंचोगे। ये उस सवाल की बात कर रहा हूं जो समझ ही नहीं आ रहा होगा, जो मुश्किल वाला होगा उसकी बात कर रहा हूं। आसान वाले को तो वैसे आप खा पी जाओगे डिकार मार के, हजम हो गया अब तो। ठीक है जी, बात समझ आ रही है जी? चलो जी, ए वाले को सॉल्व करते हैं। और ए वाले में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक बना बनाया आ गया। लो जी, सबसे पहले हमने एफ को मेथड लिख लिया, तो ए वाले को करेंगे एफ को से जी। सो मेथड हमने कौन सा यूज़ किया? एफ को से कर रहे हैं जी। और क्लोजिंग यूनिट्स हमारे पास आ गए जी, प्रोडक्ट आ गई ए, यूनिट्स उसके कितने आ गए जी? 5000। लो जी, ये सबसे पहला आसान काम था जो हमने कर लिया। ये वाला एक कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है खुद से। अगर यहाँ पे कोई मुझे चीज़ लिखनी पड़े जो कि मुझे क्वेश्चन में नहीं मिल रही, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अगर नहीं मिली तो ठीक है, इग्नोर मार देंगे, कोई मसला नहीं है। अब चलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट पे। किस पे चलते हैं जी? कॉस्ट पर यूनिट पे। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मुझे लिखने की जरूरत है? पक्की बात है? वैसे बता दे क्या होता है, वैसे बता दे, भूल गया मैं। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। और इसको जरा ओपन करें तो कैसे होगा? ओपनिंग कॉस्ट। क्या बात है, अगर आप ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे यकीन करें आप छाछ हो जाएंगे। ओपनिंग की कॉस्ट तो ओपनिंग के यूनिट्स, परचेज की कॉस्ट तो परचेज के यूनिट्स, ये बनता है कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे बनता है। डन जी? चलें, अब मुझे ढूंढना है ओपनिंग की कॉस्ट और परचेज। चलें आज जरा ढूंढते हैं जरा। चलें जी, ओपनिंग की कॉस्ट और परचेज कॉस्ट ढूंढ के लेकर आते हैं। ओपनिंग कॉस्ट कितनी जी? हाँ, दो आ रही हैं। ये 70 लेंगे जी? 70 लेंगे। अच्छा, 70 इसलिए लिया क्योंकि ये कॉस्ट है? ना, इसको एनआरवी से कंपेयर करके डिसाइड किया हमने। हाँ, क्योंकि ये क्लोजिंग में 70 पे पड़ा होगा, ये क्लोजिंग जो है अगले सुबह उठ के ओपनिंग बना होगा, तो जब ये क्लोजिंग पर रिकॉर्ड होगा 70 पे रिकॉर्ड हुआ होगा। हाँ, तो ये हमने लोअर ऑफ पे लिया है। क्या मैंने 70 इस वजह से लिया कि इसके आगे कॉस्ट लिखा हुआ है? ना। अगर यहाँ पे 75 ना लिखा होता, 65 लिखा होता, तो मैं 65 लेता। ये है कॉन्सेप्ट की गेम, ये है रट्टे की गेम। तो कॉन्सेप्ट होगा इंशाल्लाह ताला, जिंदगी आसान रहेगी। चलें जी, नेक्स्ट जनाब। अच्छा, ओपनिंग कॉस्ट ले लिया आप लोगों ने। यूनिट प्रोड्यूस कितने जी? यूनिट प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कितने जी? 4 लाख। 70 लाख और 4 लाख हो गए। अब इनके दोनों यूनिट्स भी देख लेते हैं। ओपनिंग यूनिट 10,000 है और यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? 50,000। डन जी? सब कुछ हमारी नज़रों के सामने है। अब इसको उठा के क्वेश्चन में ले आते हैं हम। कॉस्ट पर यूनिट के ओपनिंग कॉस्ट कितनी जी बच्चों? ओपनिंग कॉस्ट, हाँ, 70,000। और परचेज की कॉस्ट कितनी है? ये कॉस्ट आ गई। ओपनिंग यूनिट तो 10,000 याद है मुझे, और परचेज कितना है? 50,000। बहुत अच्छे। नाउ व्हाट इज दी कॉस्ट पर यूनिट? 7.83। और पर यूनिट को हमेशा 2 डेसिबल प्लेस पे रखना है। यहाँ तो कोई मसला? अब किस पे चलें जी? एनआरवी पे चलें। एनआरवी में सबसे पहले क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होता है, तो वो वर्ड लिखने की ज़रूरत है, लिखना चाहे तो लिख लें, वरना मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ। आपको बताइए हमारे एस्टिमेटेड ही होती है। चलें जी, सेलिंग प्राइस को देखते हैं जी। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आती है? एनआरवी। और ये हमने पढ़ी थी कहीं पर। एनआरवी कितनी है जी? 10 है जी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है जी? ये 10 आ गई हमारे पास। ये 10 सेलिंग प्राइस आ गई। क्लियर है? अच्छा, और आपको पता है वेरिएबल सेलिंग प्राइस का ताल्लुक एनआरवी से था। वेरिएबल सेलिंग प्राइस का ताल्लुक किससे था? एनआरवी से। इसका मतलब ये वेरिएबल सेलिंग प्राइस में माइनस करूंगा। क्या 10 में 60,000 माइनस करूंगा?
नहीं, ये 60,000 टोटल में पड़ी हुई है, ये टोटल में पड़ी हुई है। इसको पर यूनिट में लेके जाना पड़ेगा, इसको पर यूनिट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये पर यूनिट में कैसे जाएगी, प्लीज़ पर यूनिट में कैसे जाएगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कैसे जाएगी, 60,000 डिवाइडेड बाय, कैसे करूँ बताओ, कैसे करूँ, वेल डन, बहुत अच्छे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। वाई नॉट प्रोड्यूस्ड, सेलिंग कॉस्ट है, बेचने की कॉस्ट है, तो यूनिट सोल्ड आएगा यहाँ पे, ये बनाने की कॉस्ट नहीं है, वरना यूनिट प्रोड्यूस आता, ऊपर बनाने की कॉस्ट पर यूनिट में बनाने की कॉस्ट है, तो यूनिट प्रोड्यूस आया, ये बेचने की कॉस्ट है, यूनिट सोल्ड आएगा। बहुत अच्छे, यूनिट सोल्ड कितने हमारे पास, यूनिट सोल्ड कितने हमारे पास, कितने हैं, नजर नहीं आ रहे हैं भाई, ये तो कह रहा हूँ, यूनिट सोल्ड कितने हमारे पास, हाँ नहीं है, नहीं है, इस वजह से मैंने जगह छोड़ी हुई थी, इस जगह पर हम यूनिट सोल्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यूनिट सोल्ड, अगर आप कॉलम ना भी बनाए कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क, आप डायरेक्ट ज़बानी कलामी कर सकते हो। तो यूनिट सोल्ड कैसे आता है, ओपनिंग यूनिट प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। डन जी। ओपनिंग यूनिट्स 10,000, ये यहाँ से चोरी कर रहा हूँ, ये 10,000 और ये परचेजेस के 50,000, परचेजेस 50,000 और क्लोजिंग यहाँ से चोरी कर लेते हैं, ये पड़े हुए 5,000 और यूनिट सोल्ड कितना, हाँ 65,000, 55 ओके, जैसे आप लोग हैं 55,000। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारे पास, सेलिंग प्राइस 10 थी ना यार, 10 थी, माइनस करूँगा, क्या करूँगा माइनस, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी पर यूनिट माइनस करूँगा, ऐसा नो, कैसे, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 60 कितनी थी, 60,000, 60,000 टोटल हो, यूनिट सोल्ड कितने आए 55, तो डिवाइडेड बाय 55,000 कर दूंगा, पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये माइनस करता अगर लास्ट वाली बात ना होती, क्योंकि वेरिएबल 10% इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज का शॉर्टकट आपको चैप्टर 0 में सिखाया हुआ है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, सो दैट्स आवर आंसर। जी आंसर क्या है जी, 1. फैसला कर लो जरा, 1.2 है, 1.2, ये 1.2 माइनस की, ये हमारे पास गुड्स यूनिट की एनआरवी आ गई, ये हमारे पास गुड्स यूनिट एनआरवी आ गई, हाउ मच, 8.8, 8.8, डन जी। ये गुड्स यूनिट की एनआरवी आ गई 1.1, ये वो था जो 2010 में जाके सेलिंग प्राइस में 10% इंक्रीज हो जाना है, 100 था ना, 100 में अगर 10% इंक्रीज करूं तो 110% बन जाता है, तो 110% को जरा डेसिमल में लिखें तो 1.1 बनता है ना, ये वो था, वो जो 10% इंक्रीज आया था 1.1, ये वो है, 10% इंक्रीज है, 10% इंक्रीज को 1.1 लिखते हैं ना, हाँ ये हमने प्रैक्टिस की हुई थी चैप्टर 0 में, ठीक है। यहाँ तक देखें कोई मसला, कोई मसला नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, ये गुड्स यूनिट की एनआरवी आ गई, फिर हमें पता है प्रोडक्ट ए में डैमेज भी पड़े हुए हैं, और डैमेज में क्या है, यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज। अच्छा अब डैमेज जो एनआरवी आ गई, ये जो एनआरवी आई तो नॉर्मल यूनिट्स की आई है, सही है। अच्छा तो जो डैमेज यूनिट्स होंगे, यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट, 3 रुपये जो है ये डैमेज यूनिट को रिपेयर करने की कॉस्ट लगेगी, तो एनआरवी में ये माइनस करूँगा, एनआरवी में माइनस कर दूंगा कॉस्ट टू रिपेयर, ये माइनस करूँगा कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट, कितनी जी, 3, जब यूनिट कॉस्ट माइनस करूँगा तो अब ये डैमेज यूनिट्स की एनआरवी आ जाएगी, ये डैमेज की एनआरवी आ जाएगी, कितनी जी
5.8, यानी कि नॉर्मल यूनिट 8.8 के बिकेंगे जबकि डैमेज यूनिट 5.8 का बिकेगा। मेरी बात समझ आ रही है? आई कैप ने अपने सोल्यूशन में क्या किया हुआ है, आई कैप ने अपने सोल्यूशन में 8.8 के ऊपर गुड्स को और डैमेज को दोनों को रिकॉर्ड किया हुआ है, हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो डैमेज यूनिट है उनकी औकात नॉर्मल वाली नहीं है, नॉर्मल से कम होगी। तो दैट्स वाई हमने पहले ही पढ़ा था कि जो गुड्स की एनआरवी और डैमेज की एनआरवी हमेशा मुख्तलिफ आएगी, वो सेम नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो इसलिए आई कैप वाला सोल्यूशन मैंने खैर देना भी नहीं आप लोगों को, लेकिन अगर नज़रों से गुजर भी जाए तो टेंशन ही लेनी उसकी, बस ठीक है जी, करना हमने ऐसे ही है जी। रिपेयर के बाद नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर सेल हो सकता है, पर एनआरवी उसकी ये रहेगी। लेकिन जो डैमेज है, जब डैमेज रिपेयर होगा पर उसकी हैसियत तो नॉर्मल वाली नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट बिल्कुल एक्यूरेट बनी है, एक प्रोडक्ट डैमेज बनी है, फिर वो रिपेयर होके सही हुई है, तो रिपेयरिंग का कुछ ना कुछ तो असर रहता है, उसकी वो वैल्यू नहीं होती जो ओरिजिनल की होती है, वो रिपेयर्ड ही कहलाएगा। डन जी, क्या मैं समझा पाया? ओके चलिए, हो गया सारा कुछ, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी थी? 5000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी थी? 5000। आपको तो 5000 के 5000 को हमने रिकॉर्ड नहीं करना। ये जो 5000 है, ये जो 5000 है, इसके दो हिस्से करूँगा, एक गुड्स वाला और एक डैमेज्ड वाला। अच्छा, डैमेज गिवन था, डैमेज कितना था? 300, और फिर गुड्स कितने बन जाएंगे? 4700। चले अब देखते हैं। अच्छा, आपको मैंने बताया था गुड्स और डैमेज की दोनों की कॉस्ट तो सेम रहती है, एनआरवी सिर्फ मुख्तलिफ आती है। चले आगे ज़रा देखते हैं एनआरवी में कौन जीता। पहले गुड्स की बात करता हूँ। अब कॉस्ट कितनी है? 7.8, और नॉर्मल की एनआरवी कितनी है? 8.8। तो इन दोनों में से कौन जीत गया? हाँ, 7.8 से जीत गया। तो 4700 को तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 7.83 से, और आपको पता है ये पक्की बात है, डैमेज में हमेशा एनआरवी ने जीतना है, क्योंकि वहाँ से एनआरवी लॉस है ना, क्योंकि जो वो डैमेज होगी यूनिट्स, तो वो कभी भी कॉस्ट के ऊपर तो रह नहीं सकती। तो ये 7.8 है और ये 5.8 है, तो ऑब्वियस बात है 5.8 ने जीतना है। यहाँ पे कॉस्ट तो जीत ही नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हाँ, हो सकता है रेयर चांसेस में कभी कभार ऐसा हो कि डैमेज बहुत ज़्यादा ना हो, तो हो सकता है फिर वो कॉस्ट के ऊपर हम बेच सकते हो, लेकिन वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से फिर भी कम ही रहेगा। तो कौन जीता? 5.8। तो 5.8 मल्टीप्लाई कर देंगे जी। ऊपर वाले का आंसर क्या आता है जी? 3680, और नीचे वाले का आंसर क्या आएगा? 1740। दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। यस जी, क्या आता है? इन दोनों को ऐड करना, 5420, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई मसला? ठीक है, क्लियर? ये हमने किसे सॉल्व किया? एफको से सॉल्व कर लिया, एफको से सॉल्व कर लिया। क्या 36801? वो थोड़ी खैर है 36,000 हुए 801 है। ओके, ये 36 भी तो आगे निकल जाएगा आंसर। क्या आंसर आया? 38541, ये आंसर आ जाएगा हमारा। कोई मसला? चेक कर लें हमारे आंसर को ज़रा बरकत के तौर पर। यकीन नहीं है मुझे आप लोगों को। सही हो, वाह, छा गए हो। 38541, तो 38541 ठीक है, ठीक है, डन जी। अच्छा, ये हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। देखें, क्योंकि मैंने एफको मेथड यूज़ किया, तो आपको पता है एफको मेथड में जो कॉस्ट पर यूनिट होता है, ये आपको पता है एवरेज रेट होता है, तो ये जो कॉस्ट पर यूनिट का मैंने फॉर्मूला लगाया, असल में ये हमारे पास एवरेज रेट था, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया आपसे। ये एवरेज रेट है क्योंकि एफ को हम फॉलो कर रहे हैं।
और जब मैं अब FO से करवाऊंगा तो कॉस्ट पर यूनिट इस तरीके से नहीं आएगा, ये तो FO का तरीका है। फिर लेजर कार्ड बनेगा मेरा छोटा सा नमूना सा, फिर उसमें से देखो कौन बच गया। डन जी। हाँ, तो FO था, तो दैट्स वाई वी फॉलो दिस वन। एवरेज रेट हमने कैलकुलेट किया, और एवरेज रेट ऐसे कैलकुलेट करते थे ना, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। ओके ओके, अब मैं करता हूँ जी 5 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर, प्रोडक्ट नंबर C, ठीक है जी। और प्रोडक्ट नंबर C में मेरे पास मेथड आ जाएगा 5 ठीक है जी। 5 मेथड आ गया जी। 5 मेथड है जी, प्रोडक्ट C है जी, और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग कितना जी C का 15,000 क्लोजिंग है जी। तो 15,000 क्लोजिंग आ गया जी। जो जो इन्फॉर्मेशन लिखें, बाकियों को बाद में देखते हैं। अब मसला यहाँ पर ये आया, मसला यहाँ पर ये आया, ये 15,000 है, 15,000 हमने लिख लिया। अच्छा, एक और भी तरीका आपके पास वैरायटी है, ठीक है। मैं मल्टीपल चीज़ें इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपके पास आइडियाज़ आते रहे। अब चेक करो, जब मैंने प्रोडक्ट A को क्लोजिंग लिखा था ना, यहाँ पे 5,000 को रखा और एंड पे जाके देखे मैंने इसकी बाइफर्केशन शो किया। डन। एक तरीका ये होता है कि नहीं, आपने ये 15,000 लिखा ना, आपको डर है कि यार आगे ना आप 15 लिख दोगे जज्बात में आके, तो आप इसी को यहीं पे तोड़ दो, इसी को यहीं पे तोड़ दो। तो आप कह दो कि भाई 15,000 टोटल हो, और तुम में जो गुड्स हैं और तुम में जो डैमेज्ड हैं मैं यहीं पे लिख लूँ, ताकि वहाँ पे जाके ज़रा मेरे लिए सोचना आसान हो जाए, गलती ना हो मेरे से कोई। तो आए ज़रा, प्रोडक्ट C में डैमेज कितने हैं, 800 है। ये 800 डैमेज्ड है, 800 क्या है जी, ये डैमेज है। तो ठीक है, 15,000 में से 800 माइनस कर दें, कितने बच के 14,200 आपके पास गुड्स यूनिट बचेंगे। डन जी। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। आगे कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास, और फिर हमारे पास आ जाएगा NRV का इलाका आ जाएगा। मैं ज़रा लाइंस लगा लूँ ज़रा, और फिर ये वैल्यूएशन का इलाका आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर आंसर आ जाएगा। आ जाए ज़रा। अब यूनिट सोल्ड और कॉस्ट, यूनिट सोल्ड और कॉस्ट पर यूनिट को मैं कंबाइन करूंगा, क्योंकि FIFO मेथड है तो इन्वेंट्री लेजर कार्ड के बगैर गुजारा नहीं होगा। जब भी FIFO मेथड आएगा, क्या आएगा, जब भी हमेशा इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनेगा, पक्की बात है, उसके बगैर नहीं सॉल्व होता ये। और एफ को आ जाए, वो ज़बानी कलामी हो सकता है, वो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट कराता है, बेशक ज़बानी कलामी करो, स्क्रीन पे शो ना करवाओ, लेकिन इन्वेंट्री लेजर कार्ड स्क्रीन पर शो किए बगैर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हाँ बहुत कॉन्फिडेंस है फिर कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते। चलें जी, आ जाए ज़रा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइटम्स आ जाएंगी, ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाएगी क्वांटिटी, यहाँ पे आ जाएगा रेट, और यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट। यस, कोई मसला ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक हाउ मच, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है एक 20 एक 10, ओ सॉरी ओह ये तो सेम ही है यार, 180 रहेगा फिर तो ये तो सी में सॉरी, ओपनिंग के यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स लेने हैं, और कॉस्ट कितनी है 180, 20,000 और 180 है। तो क्वांटिटी आ गई 20,000, अमाउंट आ गई 180। कुछ नहीं करना, रेट नहीं निकालना, आपको बताता हूँ क्यों नहीं निकालना। प्रोडक्शन कितने की जाके देख कर आए, प्रोडक्शन कितनी चीज़ें बनाई, यूनिट्स कितने बनाए 70, और क्लोजिंग कितना है 15,000, 75,000 ये आ गया, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना जी 15,000,
तो ये 15,000 क्लोजिंग मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ से फ़ायदा एक ये भी हुआ, यहाँ से मुझे यूनिट सोल्ड ऑटोमेटिकली मिल गए। याद है एफको में मैंने सेपरेटली कैलकुलेट किए थे यूनिट सोल्ड, ये वाले चेक करें ज़रा, ये वाले सेपरेट कैलकुलेट किए थे। यहाँ से यूनिट सोल्ड इन्वेंट्री लेजर कार्ड में ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी ये वाली वर्किंग बच जाती है। यूनिट सोल्ड कितने आगे 80। अब मुझे ये बताएं प्रोडक्शन यूनिट 75, ये 75,000 से ओके 75,000 है, इसकी कॉस्ट क्या जी, इसकी कॉस्ट क्या है, सवाल में गिवन होगी। अच्छा अच्छा ये मेरे पास ही है, अच्छा अच्छा हाँ किधर गया प्रोडक्शन कॉस्ट, ये वाला 825 आ गया 825 आ गया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 825,000, ये हमारे पास आ गया। डन जी। अब मुझे ये बताएं ये जो 15,000 बच्चे होंगे, ऑब्वियस बात है वो इसी में से बच्चे होंगे ना, 20 वाले तो सबसे पहले निकल गए होंगे फाइफो के अकॉर्डिंग, तो दैट्स देखिए मैंने उसका रेट नहीं कैलकुलेट करवाया था, क्योंकि वो रेट की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेट कर भी लेते तो यूज नहीं होना था, टाइम ज़ाया होना था मेरा। तो इसका मतलब ये जो 15,000 बचे, ये 75,000 में बचे होंगे, हाँ इसका रेट तो चाहिए ना, इसका रेट बताओ क्या आता है, अब इसको इसमें डिवाइड करें, एग्जैक्ट 11 आता है, चलो 11 आ गया, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 11 करूँगा, ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। खैर इसकी अभी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे जी, कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, लो ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया 11, यही तो चाहिए था। और अब इसको मल्टीप्लाई बाई 11 क्यों नहीं करना, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट तो चाहिए ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट चाहिए थी, तो ये 11 कॉस्ट पर यूनिट आ गया, तो ये 11 क्या है, ये दैट्स अ कॉस्ट पर यूनिट, तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट पर यूनिट अंडर फाइफो मेथड। यस और नो, यस और नो। बाकी ठीक है, सेलिंग प्राइस एनआरवी वाला बच्चों वाला खेल है, वो तो पुराना वाला ही काम नहीं है। सेलिंग प्राइस आए जरा, अच्छा ये वाली बात समझ लगी, कॉस्ट पर यूनिट की समझ लगी। ओके यूनिट सोल्ड क्यों नहीं लिखा मैंने पूरा, ओके सेलिंग प्राइस ढूंढ के लेकर आए कितनी है, सी की सेलिंग प्राइस 12 ये 12 आ गई, और ये भी लिख लो साथ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वो कितनी है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 90,000 और डिवाइड बाई यूनिट सोल्ड हमने फाइंड किया हुआ है 90,000 दिस, बस ठीक है। 12 हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 12, और माइनस कर देंगे क्या माइनस क्या करेंगे जी, सेलिंग कॉस्ट, और सेलिंग कॉस्ट कैसे आ जाएगी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी 90,000, यस और नो, और वो कितने यूनिट्स की है ये भी फाइंड किया 80,000 यूनिट सोल्ड, ये पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट आ गई, और लेकिन ये 10% इंक्रीज भी तो होगी ना, मल्टीप्लाई बाय 1.1 भी करूँगा, आंसर कितना आया 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड कर दें 1.24, ठीक है 1.24 कर दें, 1.24 कर दें तो ये एनआरवी आ जाएगी नॉर्मल की, तो गुड एनआरवी आ गई, हाउ मच 10.76। अब इसमें से कॉस्ट टू रिपेयर निकाल दें ज़रा कॉस्ट टू रिपेयर पे आ जाए, कॉस्ट टू रिपेयर कितनी है डैमेज के लिए 2.5, ये 2.5 है जी, तो 2.5 माइनस कर देते हैं माइनस कर दिया कॉस्ट टू रिपेयर, कॉस्ट टू रिपेयर 2.5, ओके ये आगे डैमेज की एनआरवी, डैमेज्ड एनआरवी डैमेज्ड हो गई 8.26। अब आ जाएं रिजल्ट का वक्त आ गया, क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं 15,000, लेकिन 15,000 में से गुड्स कितने हैं 1420 और डैमेज कितने हैं 800, सो गुड्स डैमेज, गुड्स कितने थे जी
और डैमेज 800। ओके, अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, वो हम देख लेते हैं इंशाल्लाह जी। गुड्स की अच्छा, जब आपने मूव करना होता है ना तो यहाँ से जल्दी से गुजर जाया करें, कैमरे के आगे रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, गुड्स में कॉस्ट और एनआरवी का मुकाबला करवाएं। भाई कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 11, एनआरवी कितनी है 10.76। तो कौन जीत गया, हाँ 10.76 जीत गया नॉर्मल के केस में। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 10.76। और आपको पता है डैमेज में तो जितना ही डैमेज नहीं है, डैमेज में तो जितना ही डैमेज नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 8.26। सो दैट्स आवर फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों को टोटल कंबाइन भी लिख लें तो भी काम चल जाएगा आपका। फाइनल आंसर बता दें मुझे बस। 159,400 सी ये मेरा आंसर आ जाएगा। डन जी। अब इसी की प्रैक्टिस के ऊपर आपने से कॉपी पेस्ट करना है। क्या बी और डी हो जाएगा? यहाँ तक कोई मसला? 1 मिनट 2 मिनट लगा के इसको ज़रा एब्जॉर्ब कर लें दोबारा कि हमने किया क्या है। एक बार इसको ना रिवाइज कर लें, फिर हम अगला पास पेपर करेंगे। हाँ टाइम नहीं ओवर होना, टाइम की टेंशन ना ले तू। सबसे कम मैं ही पढ़ाता हूँ अकाउंटिंग में, कैफ में। लगता है तूने सरदनान की क्लास नहीं ली। ठीक है, ले एक मरतबा जाके कि तुझे ये क्लास अच्छी लगेगी। हाँ मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, आज पास पेपर की फाइल शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आज। इसके बारे में इंशाल्लाह भी बात करते हैं इंशाल्लाह भी। ये सारी आपको बुक फॉर्म में मिल जाएगी इंशाल्लाह 2-3 दिन में। ये जो लेक्चर नोट्स है ना आपके पास, यही बुक फॉर्म में मिल जाएगी आपको। पास पेपर की अलग फाइल है, लेक्चर नोट्स अलग होंगे, पास पेपर अलग होंगे। या अगर आप कहते हैं कि लेक्चर नोट्स के एंड पे पास पेपर मैं रख सकता हूँ, या पास पेपर की अलग फाइल हो जाएगी, लेक्चर नोट्स की अलग फाइल हो जाएगी, सेपरेट ही। जी बच्चों, कोई मसला? चलो जी, आखिरी सवाल करते हैं। सवाल कंप्लीट तो नहीं होगा लेकिन आधा हो जाएगा हमारा, और आधा आप लोग घर से कर लेंगे। नहीं चले मैं ही करवा दूंगा। आज का होमवर्क क्या है वैसे? वो जो किड्स पार्टी वाले 2 सवाल थे वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अभी कोई नया सवाल मेरा नहीं ख्याल शायद होमवर्क में दूंगा जी। हाँ ये भी कंप्लीट करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं दूंगा, टेंशन ना ले। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, ठीक है। आपको मैं लेक्चर नोट में ना सारे का एक सारा प्रॉपर ना सीक्वेंस दिया करूँगा। ये जो पास पेपर में कौन सा पास पेपर हम क्लास में करें, कौन सा आप लोग होमवर्क में करेंगे, फिर मैं कौन सा क्लास में करूँगा, फिर आप कौन सा होमवर्क में, ये सारी तरतीब आपको दूंगा ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। अच्छा यार इस पैटर्न पर हमने पढ़ा है और इसी पैटर्न पर हम रिवीजन करेंगे, ठीक है नी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम ये करेंगे, और इसी का छोटा भाई है जी क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका होमवर्क में आएगा, पर कल आज नहीं, नॉट नाउ। ये कल का आपका होमवर्क में आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, ठीक है। अच्छा जी चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना है। हमें क्या बनाना है जी? इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना है। और इस इन्वेंट्री लेजर कार्ड में हमारे पास परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एनआरवी का मसला, डैमेज का मसला सब है। ये जो मैंने एक सवाल करवाया था ना वो वाला, बस समझो वही वाला सवाल आ गया, ठीक है जी, क्लियर। बस यहाँ पे थोड़ी सी हमसे थोड़ी सी इंग्लिश में बातें कर रहे हैं वो, बस और कोई फ़र्क नहीं है जी। ये जनरल एंट्री वाला सवाल है। ये जनरल एंट्री वाला सवाल है। अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ें तो रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री। तो याद रखिएगा जब भी जनरल एंट्री वाला सवाल आएगा, पहला स्टेप नंबर 1 लेजर कार्ड बनेगा, क्योंकि लेजर कार्ड से ही देख कर मैंने डबल एंट्रीज बनानी है। डबल एंट्रीज की अमाउंट लिखनी, अमाउंट कहाँ से लिखूंगा? लेजर कार्ड से देख कर। तो जब भी जनरल एंट्रीज आ जाए, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम लेजर बनाएंगे। सेकंड स्टेप में हम इन्वेंट्री लिखेंगे, उसकी इन्वेंट्रीज विद अमाउंट लिखेंगे। डन जी। चले आ जाए जरा। परपेचुअल सिस्टम है,
और आपको मैंने कहा था कि हमारे सिलेबस में परपेचुअल सिस्टम भी है, लेकिन आई कैप पीरियोडिक नहीं है, लेकिन वो पीरियोडिक दे दिया करता है कभी कभार। तो पीरियोडिक आपको मैंने देखा बताया होगा कैसे डील करना है, ठीक है। अच्छा जी, इन्वेंट्री लेजर कार्ड बना लेते हैं जी, ठीक है, साथ साथ भी बना लेते हैं। तो जितना भी हम कर सकते हैं उतना हम कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला कल कर लेंगे जी, ठीक है। इन्वेंट्री लेजर कार्ड बना लेते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री लेजर कार्ड डेट, इन्वेंट्री लेजर कार्ड में क्या आता है, डेट आती है जी, डेट आ गई, फिर डिस्क्रिप्शन आ गई, आप लोग ना साथ साथ लिखा करें। अगर आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना ऐसे वाला, फिर आपको नींदें चढ़ जानी है, फिर आप नींद आ जाएगी। हाँ नहीं, कुछ ना कुछ तो लिखो ना। अब बिल्कुल अगर आप ऐसे बैठे रहोगे ना, फिर अपने सर हाँ सही चल रहे हैं हम, सर सोना चाहूँ थोड़ा सा मैं, तो आप सो जाओगे ऐसे। हाथ पांव चलते रहेंगे, दिमाग चलता रहेगा, जिंदा रहेंगे। वरना आप पूछेंगे सर क्लास कब खत्म होगी। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, कुछ ना कुछ तो लिखो कि घर जाके सारा कुछ लिखना है। कोई फॉर्मेट बना लो, जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूं इसमें क्या समझना आप लोगों ने, तो फॉर्मेट बना लो मेरे साथ, कुछ मेन कैलकुलेशन करवा लो। जहां पे आपको लगा एरिया मुश्किल लगे वहां पे रुक जाओ, सही है। हाँ, हाथ पांव चलते रहेंगे, दिमाग चलता रहेगा, तो बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में चले गए। डेट आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई जी, देन जी क्वांटिटी आ गई जी, देन जी रेट आ गया जी और देन अमाउंट आ गई। क्लियर? अच्छा जी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वाली एंट्री देखते हैं जी। सबसे पहले 1 बाय 1 से स्टार्ट करते हैं, तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। एंट्री नंबर 1, उससे पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वालिटी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर लिखा हुआ वर्ड, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर क्या होगा, परचेज होगा, फिर परचेज होगा, फिर मटेरियल इशूड होगा, वर्ड ये वाले यूज होंगे। और अगर ट्रेडिंग होता तो परचेज होता और साथ में सेल होता। डन जी, ये तो समझ लगती है आपको। सिस्टम कौन सा यूज करना है, परपेचुअल, और मेथड कौन सा, एफ को मेथड यूज करना है। डन जी, चलिए सबसे पहले आ गया ओपनिंग इन्वेंट्री। आपको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री नहीं करेंगे, डबल एंट्री नहीं करेंगे, ओपनिंग की डबल जर्नल एंट्री नहीं होती। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री लेजर कार्ड में लिखेंगे, लेकिन नो जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती, आपको पता है ओपनिंग की। चलें, ओपनिंग कितना आ गया, 1 लाख और एट द रेट ऑफ 80,000, तो ये लिखते हैं ज़रा ओपनिंग। लो, कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ा नहीं, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी ऊपर जगह मिल जाती। चलें जी, ओपनिंग आ गया, ओपनिंग कोई डेट है देखिएगा ज़रा। चलें जी, कोई डेट नहीं है जी। ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्वांटिटी कितनी थी, 80 8 मिलियन, नहीं नहीं, हाँ ठीक है 8 मिलियन आ गया, तो रुपीज़ इन 1000 कर लें जी, ठीक है, वरना बहुत मिलियन में चलता रहेगा। सो रुपीज़ इन 1000 कर लेते हैं जी, थोड़ा सा हल्का काम हो जाएगा। सो रुपीज़ इन 1000 कर लेते हैं चलें जी, तो रुपीज़ इन 1000 करेंगे, तो आपने क्या करना है, माइंड में रख के चलना है कि ये 3 0 नहीं है, माइंड में रख के चलना है ये 3 0 नहीं है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 8000 आंसर आएगा। डन जी, ऐसे करके सोच सोच के चलना है आपको, इसके अलावा सोचना है सोच ले, मुझे मसला नहीं है। ये जना सब 8000 आ गया। इसके बाद
इसके बाद सेकंड एंट्री में हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ, हाँ अब परचेज हुई, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम है तो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि डेट वाइज परचेज आई है तो परचेज रिटर्न भी तो आ सकती है ना, तो हमें डेट्स को लिखना पड़ेगा। तो 5 जून है और 85 से 1.5 लाख यूनिट हमने परचेज किए, तो ठीक है 5 जून आ गया, तो 5 जून कर देंगे जी, और परचेज किया जी हमने, यूनिट कितने थे 1.5 लाख एट द रेट ऑफ 8, क्या वो क्वांटिटी 1000 में नहीं करते, पैसों को राउंड करते हैं। क्वांटिटी को राउंड कर दोगे तो हकीकत में ये हो जाएगा, पैसे राउंड होते हैं, क्वांटिटी राउंडिंग नहीं होती। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था ताकि आप लोगों ने सोचना आसान हो, कभी गलती ना आया कर देना यार। पैसे राउंड करते हैं, क्वांटिटी राउंड नहीं होती, वो एक्चुअल फिगर शो हो जाती है। फिर क्वांटिटी इन 1000 कर सकते हो पर प्रैक्टिस नहीं है ये जी। 12750 12750 डन जी। और हम एफको पे हैं तो देखिए 2 डिफरेंट रेट इकट्ठे हो गए हैं। अगर कोई इशू आ गया तो मैं यहीं पे इसको एवरेज करूंगा, और अगर कोई नेक्स्ट परचेज आ गई तो मैं जाने दूंगा इसको, ठीक है जी। 5 जून के बाद देखें तीसरा नंबर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ लिया, पॉइंट नंबर 3 150 यूनिट वर इशूड, ओ इशूड आ गया तो ब्रेक लगाएंगे, पहले एवरेज करेंगे फिर 1.5 लाख को इशू करेंगे। बात समझ आ रही है मेरे भाई? भाई समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? नींद आ रही है? नींद आ रही है? नींद आ रही है? बात समझ आ रही है? दोनों बोथ आर करेक्ट। अगली बार नींद आएगी तो खड़ा कर देना ताकि जाग जाए जी। टोटल कॉस्ट बताएं, टोटल कॉस्ट 20750, क्वांटिटी का टोटल 2.5 लाख। प्लीज 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 ये 20750 नहीं है, ये 20750 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख है। या थोड़ा सा अकल इस्तेमाल कर लें, 20750 डिवाइडेड बाय 250। हाँ बस गुड दिमाग यूज कर लेते थे आप लोग। इसका मतलब 83। अब जो 1.5 लाख इशू करेंगे वो 83 वाला इशू करेंगे, इशूड। अगर इसके बाद एक और परचेज आता तो मैं एक और परचेज 90 वाली लिखता, फिर इशू से पहले 1 2 3 फिर तीनों इकट्ठा वन टाइम एवरेज करता, फिर 1 बाय 1 बार एवरेज करने की जरूरत है, मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा है, इससे एवरेज रिमेन सेम रहना है। बात समझ आई? अगर इसके बाद एक और इशू आता है, एक और परचेज आता तो मैं एक और परचेज लिखता, फिर एक और परचेज भी आती वो भी लिखता, 4 परचेजेस आ गई डिफरेंट रेट के ऊपर। उसके बाद जब इशू आएगा फिर एवरेज करूंगा, यानी कि हर इशू से पहले आपने एवरेज चेक कर लेना। बस इशू नहीं आ रहा एवरेज नहीं करना, एड ऑन प्लस माइनस करते हैं, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न भी आ जाए, कोई एवरेज नहीं करना, सिर्फ इशू के ऊपर एवरेज करना है आप लोगों ने। डन जी। अभी हम चलो विटनेस भी कर लेंगे। इशू की डेट क्या जी? 6 जून। ओके 6 जून इशूड था 1.5 लाख का। ये अल्लाह हाफिज हो रहे हैं, जा रहे हैं, टाटा बाय बाय कर देंगे जी। और 83 के हिसाब से ये जाएंगे बुजुर्ग। आंसर जी 12450। यहाँ तक कोई मसला? 12450। अब आपकी मर्जी है, इधर बैलेंस कर लें तो भी सही, नहीं करें मुझे कोई इशू नहीं है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं टाइम बचाना सिखा रहा हूँ लोगों को। वरना आप दोबारा बैलेंस करेंगे, दोबारा कैलकुलेटर लिखेंगे, दोबारा वैल्यू लिखेंगे, तो मैं टाइम सेव करूँगा, हम बैलेंस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इसके बाद कोई और इशू आ रही है तो हम वो भी 83 के हिसाब से इशू कर देंगे। कोई परचेज आएगी तो हम यहीं पे ऐड डाउन कर देंगे, कोई हमें अभी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी। 6 जून के बाद देखते हैं हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ। 6 जून के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ? 5000 डिफेक्टिव यूनिट वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर ऑन 12 जून। ओ 5000 हमने क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए, रिटर्न टू स्टोर। खैर ये परचेज तो नहीं था, इशूड रिटर्न। अब हम कहेंगे जरा वर्ड अच्छे कर यूज कर लें, क्योंकि हमने परचेज तो नहीं की ना, ये इशूड, क्योंकि इशू किया इशू रिटर्न हुआ। ठीक है, तो डिफेक्टिव यूनिट है जी इशूड रिटर्न। ठीक है, इशू रिटर्न यानी कि सेल रिटर्न की तरह ट्रीट करेंगे ना, पर नाम मैं इशू रिटर्न यूज करूंगा। सेल तो नहीं की ना, ये मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया है, सेल तो नहीं है ना,
ये तो मटेरियल इशूड हुआ है, तो जब मटेरियल इशू हुआ, जब वापस आएगा तो इशूड रिटर्न हुआ, ठीक है। अच्छा जी, डेट क्या थी 12, तो चीज़ें वापस आ रही हैं, ये हमने एज अ रिसीट की तरह में। डेट क्या थी 12 जून था, और 12 जून को डिफेक्टिव यूनिट रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिफेक्टिव यूनिट रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, ये भी लिख सकते हो, डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फ्रॉम प्रोडक्शन। तो यूनिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, 5000 से इन्वेंट्री मेरी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मेरी बात समझ लग गई। अच्छा, अब ये जो 5000 रिटर्न हुए हैं, तो बताएं ये जो वापस मेरे पास आए हैं किस रेट वाले वापस आए होंगे? अल्लाह अकबर, ना 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 बच्चों, 85 बच्चों, 85 वाले वो परचेज करके इशू किए थे, तो वो वाले वापस आएंगे ना, 83 तो नहीं आएंगे ना। बात समझ आ रही मेरी? ओह अच्छा, सॉरी, ठीक है, हम एफ को करें, ठीक है ठीक है, इशूड हमने 83 वाले किए, तो ठीक है 83 वाले आएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। 83 वाले गए थे, 83 वाले वो मैंने परचेज रिटर्न मेरे माइंड में आ गया था जी, बिल्कुल 83 वाले वापस जाएंगे भाई, 83 वाले 83 वाले वापस आ जाएंगे जी। करें जरा मल्टीप्लाई, 415 यहाँ तक कोई मसला? आगे चलते हैं, अभी तक मैं बैलेंस नहीं कर रहा। 12 जून हो गया, 12 जून के बाद क्या हुआ जी? पॉइंट नंबर 5, 150 यूनिट वर परचेज 88.10। 15 जून को हमने 1.5 लाख यूनिट खरीदे, ठीक है जी, 15 जून को 1.5 लाख यूनिट खरीदे। चलें लिखते हैं इसको जरा, पंद्रह जून है और दैट्स ऑफ परचेजेस 1.5 लाख यूनिट, रेट क्या है 88.10, मल्टीप्लाई करें 13215, ये आ गया। अब चेक करें, मैं बैलेंस कर ही नहीं रहा क्योंकि इशू नहीं आ रहा है मेरे पास, जैसे इशू आ जाएगा रुक जाऊंगा, बैलेंस करके आगे एवरेज निकाल। अब देखिए मेरे पास डिफरेंट रेट इकट्ठा हुआ है, अच्छा ये आ गया है तो मैं अच्छा अगर ये ना मान लो ये ना आता और फिर इशूड आता, फिर भी एवरेज ना करता क्योंकि सेम रेट है, तो सेम रेट पे एवरेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने एवरेज निकलना है। बात समझ आ रही है? अब डिफरेंट रेट आ गया, अगर अब इशू आएगा तो मैं एवरेज करूंगा, नहीं इशू आएगा तो मैं चलता रहूंगा ऐसे। 15 जून के बाद क्या हुआ? 15 जून के बाद क्या हुआ? 15 जून के बाद 17 जून को 50% ऑफ डिफेक्टिव यूनिट वर डिस्पोज ऑफ एफ स्क्रैप ₹20 पर यूनिट। ये रुपीज़ जो 20 पर यूनिट है, ये जो हमारे पास डिफेक्टिव यूनिट ऊपर 5000 निकले थे, 5000 डिफेक्टिव यूनिट निकले थे ना ये वाले, ये इन 5000 की बात कर रहा है, इन 5000 की बात कर रहा है। इसमें से 50% उसने स्क्रैप में बेच दिया, 50% क्या कर दिया उसने स्क्रैप में बेच दिया। अगर 50% स्क्रैप में चले गए तो इन्वेंट्री कम करूंगा, और वो कितने के बिके? इसका मतलब ये तो सेलिंग प्राइस ऑफ डिस्पोजल है, ये तो जब डबल एंट्री बनाऊंगा, जनरल एंट्री बनाऊंगा इसको तब देखूंगा, इसका इन्वेंट्री लेजर कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री लेजर कार्ड में सेलिंग प्राइस नहीं आती, ये तो जनरल एंट्री में जाएगा। ओके, बिकॉज दिस हैड बीन डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग, तो इन इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से हमने क्या कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। और साथ अगर दूसरा पढ़ें, ऑन 18 जून अगले दिन यूनिट वर रिटर्न टू सप्लायर फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। 50% वारंटी में थे, वो सप्लायर को वापस कर दिए और सप्लायर को वापस कर देंगे कि भाई हमें सही वाले दोबारा भेजो। डन जी। 17 जून 18 जून 2 एंट्रीज करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हमारा यहाँ पे लेक्चर क्लोज कर देंगे, बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह हम कल करेंगे। पहली वाली एंट्री क्या होगी? 16 को 17 को 17 थी, 17 जून थी, तो डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड, डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड 5000 डिफेक्टिव थे और 50%
डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड, यानी कि 25 तो हमने क्या कर दिए, बेच दिए, ठीक है। अब ये बेच दिया, अब रुक जा, ये जो हमने 2500 बेचने हैं, क्योंकि डिफरेंट रेट आ गया, अब इसको बेचने से पहले क्या करूंगा, यहाँ पे इसका एवरेज रेट निकाल लूंगा, क्योंकि इसने एवरेज के साथ जाना है। डिफेक्टिव यूनिट 83 की कॉस्ट है, उसको हमने बेच दी है, वो सेल हो गए हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये यूनिट सोल्ड है, ये यूनिट सोल्ड है, सेल कर दिया, ये सोल्ड है ना, यानी कि ये एज ए इशू की तरह ट्रीट होंगे ना। अब इन्होंने जो सेल होना है तो एवरेज के ऊपर सेल होना है ना, तो यहाँ से हम यहाँ पे रुक जाएंगे और इसका करेंगे बैलेंस, बस बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। बस ये बैलेंस करें, इसको इसमें से माइनस करें, ये ऐड करें और टोटल कॉस्ट बताएं क्या आती है मेरे पास। टू 1930। अब यूनिट्स का टोटल करें ज़रा, 3 लाख आ गया, और डिवाइड करके रेट निकालें, यहाँ से रेट क्या बनता है, एग्जैक्ट बताएं, क्योंकि डेसिमल पर रेट चला तो डेसिमल भी होगा इसका। 73 कैसे पॉसिबल है, ये 83 88 है, एवरेज तकरीबन इसका तकरीबन 86 85 के करीब निकलेगा। इसको इससे डिवाइड करें, और ये प्लीज़ 21930 डिवाइड बाय 300 करना है आप लोगों ने। 3 लाख नहीं है, हाँ ठीक है, क्योंकि एवरेज गलत निकल, क्योंकि 83 और 88 का एवरेज इनके दरमियान में निकलना है, एवरेज कभी बाहर नहीं आता। 255,000 है। अच्छा जी, अब करें एग्जैक्ट, पक्का डेसिमल में नहीं आ रहा, अच्छा वाह 86 आ गया, लो जी 86 आ गया, डन जी। कल इंशाल्लाह ताला फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, होमवर्क याद है आप लोगों को, किड्स पार्टी वाला सवाल करेंगे और पहले वाला सवाल का पार्ट बी और डी करेंगे, बस जी, बस यही था, थोड़ा ही काम है। अल्लाह हाफिज़ जी।